बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा, आज जो शॉर्ट सा मैं इंटरव्यू दूंगा क्योंकि बाकी डिटेल तो मीटिंग के जो भी वो कंटेंट होगा वो आपसे डिस्कस हो जाएगा कि कितने लोगों ने उसमें पार्टिसिपेट किया। बेसिकली ये है कि हम मंथली या कम से कम 3 मंथली हम अपने डिपार्टमेंट पे एक इन्फेक्शन कंट्रोल की मीटिंग करते हैं, जिसमें हम वो सारे मेजर्स डिस्कस करते हैं। या उन 3 महीनों में अगर खुदा न खास्ता कोई केस इन्फेक्ट होता है तो उसके सारे मेजर्स के कहाँ पे हम ब्रीच फिक्स करें, किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी में ये चीज़ आएगी और क्या हम उसके लिए मेजर्स ले सकते हैं। बेसिकली जो जितनी टीम है उसको एक रिवाइज़, अपने लिए भी एक रिवीजन होती है और उनको भी रिवाइज़ करवाना होता है कि इन्फेक्शन इन ऑर्थोपेडिक इज़ ए किलर, नंबर 1। नंबर 2, जितने हम मेजर्स लेते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, जो CDC की रिकमेंडेशन है, जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है फॉर द इन्फेक्शन कंट्रोल इन अमेरिका, तो उसकी जो रिकमेंडेशंस हैं, उसके जो 10 पॉइंट्स हैं, अल्हम्दुलिल्लाह हम कोशिश करते हैं कि उन 10 पॉइंट्स को हम वो करके रखें। लेकिन एटलीस्ट हम इस वक्त तक 8 पॉइंट्स को हम कवर करते हैं, जिसकी वजह से अल्हम्दुलिल्लाह हमारा जो इन्फेक्शन का रेट है वो ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल या ज़ीरो के करीब होता है, या 1%, जो कि इंटरनेशनली भी हो सकता है। क्योंकि एक केस हमारा लास्ट 3 मंथ्स में एक इन्फेक्ट हुआ है, दैट वाज नॉट आर्थोप्लास्टी, वो बेसिकली एक टिबिया की प्लेट थी। बहरहाल वी आर टेकिंग केयर ऑफ़ दैट और वो अल्हम्दुलिल्लाह कंट्रोल भी हो गया हुआ है और टाइमली हमने उसमें इंटरवीन किया है। तो ये सारी डिस्कशन उस पर्पज़ के लिए, और ये पब्लिक कम्युनिटी की अवेयरनेस के लिए भी मैं ये बात कहना चाहूँगा कि ऑर्थोपेडिक में आपने कोशिश करनी है ऐसे सर्जन से और ऐसे डिपार्टमेंट में आपने पेशेंट्स को अपने लेकर जाना है जहां इन्फेक्शन रेट ज़ीरो, और अपने डॉक्टर से ये चीज़ डिस्कस करनी है। हमारे यहाँ कम्युनिटी में मसला ये है कि डॉक्टर्स का ख्याल ये है कि स्टिचेस आउट हो जाएंगे, अगर कोई रेशा है तो वो निकल आएगा। भाई, रेशा होना ही नहीं चाहिए, नंबर 1। नंबर 2, ऑर्थोपेडिक में हड्डी में रेशा गया हुआ हड्डी के कैंसर के बराबर है, उसने जान नहीं छोड़नी ताहयात। तो हमारे पास इस तरह के पेशेंट्स भी आते हैं जिन्होंने फॉर लाइफ मल्टीपल सर्जरीज के बावजूद उनका इन्फेक्शन क्योर नहीं होता। सो द ऑर्थोपेडिक में द कॉन्सेप्ट इज़ द फर्स्ट सर्जरी शुड बी द फाइनल सर्जरी। उसमें कोई लगी लिपटी और उसमें कोई कंप्रोमाइज़ नहीं करना चाहिए और मैक्सिमम अटैम्प्ट करनी चाहिए कि आपने इन्फेक्शन कंट्रोल के लिए जो मेजर्स लेने हैं वो लेने हैं। और उसमें जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है वो रोल है कैप्टन ऑफ द शिप। जो सर्जन है उसकी ज़िम्मेदारी है, उसने अपनी नर्स को कंट्रोल करना है, उसने अपने असिस्टेंट को कंट्रोल करना है, उसने अपने थिएटर के एनवायरनमेंट को कंट्रोल करना है, उसने अपनी स्टरलाइजेशन को वॉच करना है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट इन्फेक्शन कंट्रोल। और उसकी बाकी डिस्कशन जो टीम के साथ हमारी है, जो CDC की गाइडलाइंस हैं, वो भी मैं आपसे डिस्कस करूँगा और वो आपसे शेयर करेंगे। बहुत शुक्रिया। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको ये इंफॉर्मेटिव वीडियोज़ बर वक्त मिलती रहें। कितने पेशेंट्स वो हुए हैं इस पर SSP पे स्टैम्प? आज तो एक ही हुआ है, जैसे हमने CTV वाला किया था वो भी, उसको भी करवा दें, करवा दें उसको। क्या है, नहीं हो सकता? अभी तो उन्होंने कारपोरेट टनल वाले के भी ऊपर SSP लिख दिया था, परफॉर्मा तो दिया नहीं, तो उन्होंने दोबारा भेजा। मैंने कहा परफॉर्मा लेके हमें कल सर्जरी हमने फिल करना होता। SSP वालों ने भी आगे से नया एक वो किया हुआ है कि आप लिख के दें कि आप इसका कुछ नहीं मंगवाएंगे। हम लिख के भेज रहे हैं कि हम इसका कुछ नहीं मंगवाएंगे, तो इसलिए आपके पास भेजा है। उनको जी उसी को भेजेंगे जिसका कुछ नहीं मंगवाना होगा। असली केड़ा को सारे में भेज रहे हैं। नहीं, SSP आप प्रॉपर शुरू करेंगे वो लोग। वो तो कहते हैं, लास्ट मीटिंग में भी यही बात हुई थी। मैं कहा जी इम्प्लांट मंगाओ फिर करांगे शुरू, में नहीं करना। नहीं, वो सेक्रेटरी साहब को बड़ा प्रेशर। मैं कहा लिख के भेज दो जी, आर्थो वाला नहीं करते। सेक्रेटरी साहब इम्प्लांट तो देंगे, पिछले पैसे यार असल में एडमिनिस्ट्रेशन हमारी, उनकी कोशिश पता क्या होती है कि वो किसी तरीके कवर करिए कि जी कितने लोग डॉक्टर ड्यूटी पे होते हैं 24 आवर्स में। मैंने कहा जी एक नहीं, उन्होंने तो कहा है 2 होने चाहिए, 12-12 घंटे से ज़्यादा किसी से ड्यूटी नहीं लेनी। जी मैं ना लेके उन्होंने दे देना, उन्होंने को रोस्टर बना दो, मैं तो नहीं बना सकता। क्या ये नहीं, ऐसी नहीं। फिर मैंने तो लिख दिया जी कोई भी नहीं है। मैडम कहती, मैं कहा फिर मैडम तुसी भुगतोगे, मैं नहीं। मेरे से पूछेंगे तो मैं कह दिया कि जी मेरा एक रेजिडेंट 24 घंटे के लिए होता है, और अगर वो इतराज़ करेंगे भाईजान डॉक्टर ने तुसी रोस्टर बना दो। जो मैंने एनालिसिस किया अपना। नहीं, एक मिनट, डॉक्टर तलाल से शुरू करते हैं। क्या आपके ख्याल में क्या रीज़न है केस इन्फेक्ट होने की?
इन जनरल सर वैसे तो 3 नंबर थिएटर हमारा आर्थोप्लास्टी का थिएटर है। सर, सबसे क्लीनेस्ट अगर वहाँ हो रहा है तो देन वी हैव टू यानी रेज आर आईब्रोज कि कुछ ना कुछ इशू है। तो उस इशू के हिसाब से हम डिस्कस करना चाह रहे हैं। ये SSI के लिए तो हमारा है ही है रिक्वायरमेंट ना, मुझे तो अपनी टेंशन शुरू हो जाती है, सिंपल सी बात है। सर वैसे हम डिस्कस तो हम लोगों ने आपस में बैठे काफ़ी किया है, बस जो थोड़ा सा इस पर्टिकुलर इस केस को लेके तो वो जो नवाज भाई बता रहे हैं थोड़ी डिसेक्शन मेरे ख्याल है मुकदार से थोड़ी ज़्यादा डिसेक्शन ले गया है। सो बेसिकली जो मैं आपको बताया ना उसमें 42 में वो इंटरव्यूशन देख रहा था, अली को मैंने कहा स्टार्ट करें, इंसियन थोड़ा लैटरल दिया था अली ने। जब मैं गया था तो मैंने मसल को जो हम मसल को लिफ्ट करते होते हैं बोन के साथ से, अली ने ये किया था कि मसल को स्प्लिट कर दिया था, टिबियल को मिड से कह रहे हैं, तो जो उसका ऊपर वाला सेगमेंट था ना और स्प्लिट से वो पहले फ्रैक्चर को लैग कर रहे थे। अब जब हमने पेट बिठाई तो मुझे वही ऊपर का सेगमेंट स्प्लिट भी हुआ था, वो बोन से भी उठाया भी है। तो मेरे ख्याल में था कि वो जो सेगमेंट है वो एवेस्कुलर हुआ है। जो डिवाइटलाइज्ड टिश्यू होता है उसको एक्सरसाइज कर दिया उस टाइम पे नहीं था डिवाइड था, लेकिन पोस्ट ऑप मुझे लगता है कि वो डिवाइडलाइज हुआ है, ब्लड सप्लाई कम हो गया, उसकी वजह से फिर आगे जो है ना फर्दर चीज़ें हीमाटोमा ही बना होगा अंदर, आगे ड्रेन भी थी, मुझे ये लगता है। यार हीमाटोमा बन गया, मैं एग्रीड। हीमाटोमा इन्फेक्ट हुआ ना, उसका फोकस तो कहीं से गया। अब वो डिवाइडलाइज है वो नहीं फोकस बन सकता। वो डायरेक्टली नेक्रोटिक टिश्यू में जरासीम तो नहीं आएगा ना, वो वहाँ सिरोमा बन जाता, वो हीमाटोमा बन जाता, वो आपके पास स्वेलिंग प्रेजेंट कर जाता। उसके अलावा बाकी पैरामीटर्स उस दिन थिएटर कहीं ना कहीं से देखें हमारा ब्रीच, मेरा सिर्फ कॉन्सेप्ट ये है कि अपने सेल्फ एनालिसिस से हम अगर शुरू करें, हम किसी और के एनालिसिस पे ना जाएं, अभी सेल्फ एनालिसिस पे आ जाएं कि क्या हमारा स्क्रब टाइम प्रॉपर था। जी सर, स्क्रब टाइम प्रॉपर था सर। अभी अपने आप से इनके साथ में जी सर, स्टाफ और जो सा है हम साथ वॉशअप हुए। कितने मिनट, क्या प्रोटोकॉल है? मतलब सेकंड केस था तो जो सा है 5 मिनट्स के लिए scrub हुए थे। झूठ नहीं बोलना, टाइम ऑब्जर्व किया था, नहीं देखा था, टाइम नहीं देखा था, तो फीलिंग है ना। एक है कि ਅਸੀਂ कहने यार ਸਾਨੂੰ 5 मिनट हो गए ने साਡਾ काम ही नहीं होया, एक्चुअल में आप देखते हो तो आपको 2 मिनट हुए होते हैं। सही है। सब्जेक्टिव फीलिंग है ना, तो घड़ी इसी काम के लिए लगी हुई है। मेरे साथ जब भी आप स्क्रब हुए हो या किसी भी सीनियर के साथ, अब तो माशाल्लाह इनकी भी रूटीन डेवलप हो गई हुई है, घड़ी देखना तो मस्ट है। हम तो इसका नहीं ठीक हो गया। में नहीं है, लेकिन हम 5 मिनट्स हुए हैं वॉशअप, जो पहले हम 3 दफ़ा होते हैं। चलें, तो हो second गया। केस उसके था, बाद 2 दफ़ा washअप हुए। ग्लविंग गाउनिंग आपकी प्रॉपर थी, जी सर। नर्सेज की भी प्रॉपर थी, जी सर, जिस तरह पहले होता है। जिस तरह पहले नहीं, मैंने सुबह बताया है ना, वो जिस तरह पहले होता है वो हैदर ने आपको एक्सप्लेन किया ना कल का, कि जिस तरह पहले होता है तो वो तो ये होता है कि ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ मुंह मुलायजे च कुछ नहीं कहना। मेरा सिर्फ ये इस डिस्कशन में इंडल्ज होने का और इस डिस्कशन को इतना वो करने का एक ही रीज़न है कि अपने थ्रेशोल्ड्स थोड़े से बेहतर कर लें। छोटी छोटी चीज़ों पे भी उनके साथ कॉन्फ्रंट करने में कोई इश्यू नहीं है। जहाँ पे लाइफ थ्रेटनिंग है, जहाँ पे लिम्फ थ्रेटनिंग है, जहाँ पे इन्फेक्शन थ्रेटनिंग है, उस पे कोई कंप्रोमाइज़ नहीं है, ठीक है। और इसमें सिर्फ ये नहीं है कि जो नर्सेज हैं, जो OTAs हैं, उन सबको ऑन टोज करना आपका काम है, आपकी जिम्मेदारी है। एक चीज़, अब ये हम पीछे अगर इससे भी पीछे आएँ तो जो लिस्ट इंचार्ज होता है या बेड इंचार्ज होता है, पेशेंट की क्लीनलीनेस का कितना रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहा है, और इस पेशेंट में हुई थी कि नहीं हुई थी, इफ़ समवन रिमेंबर। मुझे तो नहीं याद, क्योंकि थर्सडे को ओपीडी होता है। किसका बेड था? बेड तो मेरा।
आप बताएंगे हुई थी कि नहीं? सर ये पेशेंट स्क्रब हुआ था सर, पेशेंट आज वाली लिस्ट है इसके इस टाइम सारे पेशेंट स्क्रब हो गए हैं। कल वाले जितनी लिस्ट की बनी है ना, जो लिस्ट इंचार्ज है ना हो गए हैं। वो अपनी एक चेक लिस्ट बना ले। आप क्या कह रहे हैं? नहीं सर ये बात आप क्लियर करना दिखाएंगे। जो CDC का प्रोटोकॉल है ना उसमें ये रिकमेंडेड है 24 आवर्स पहले पेशेंट का कंप्लीट स्क्रब। ये गवाह बैठे हैं, डॉक्टर कौन से थे? परवेजी, मुझे याद है अभी तक, जावेद परवेजी। ही इज़ द CDC चेयर इन USA। जो CDC के प्रोटोकॉल, इन्फेक्शन कंट्रोल के प्रोटोकॉल डिज़ाइन करते हैं फॉर इम्प्लीमेंटेशन इन द USA। स्क्रबिंग द पेशेंट 1 day बिफोर, कंप्लीट स्क्रब जो बेड पे है उसका नर्सेज ने या उसके अटेंडेंट्स ने करना ही करना है। सेकंड, एट द मॉर्निंग ऑफ सर्जरी 2-3 hours बिफोर, स्क्रबिंग एंड रैपिंग इन द स्टरलाइज्ड शीट्स द पेशेंट। जिस एरिया को करना है ऑपरेट आपने नी करना है तो वो नी आपका स्क्रब होके 2 से 3 घंटे पहले रैप होगा, और जो रैप वहाँ पे टूनी के लगने के बाद खुलेगा। ये आर्थोप्लास्टी के लिए तो बहुत ही स्टैंडर्ड है ना, इसमें तो कोई एक्सक्यूज़ नहीं है। तो अगर हम दूसरे में भी ये कर लें तो कोई हर्ज नहीं है। ये नहीं, मेरा इसमें कहने का ये है कि इस थ्रेशोल्ड को एक्सेप्ट करने में और इसको स्वेलो करने में हमें थोड़ी सी मुश्किल ज़रूर होगी। फीलिंग में ये चीज़ आएगी, जैसे स्क्रब करते हुए कई दफ़ा आता है स्क्रब नाल की फ़र्क पैंदा, ग्लव तो उत्ते आ जाने ने। Thanks for watching our video. If you are new on my channel, please subscribe so that you can get informative videos in time.